वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? स्टैटिक मैक्रो, कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक और मैक्रो डायनेमिक्स। तो हम इसमें की डिफरेंसेस देखने वाले हैं कि क्या होती है ये तीनों कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले स्टैटिक मैक्रो ये देख लेते हैं हम क्या होती है। अंडर दिस द एंटायर इकोनॉमी इज एनालाइज्ड इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मैक्रो में हम क्या करते हैं? कंप्लीट इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम का एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। इट डज नॉट address the reasons for adjustment process of equilibrium and equilibrium establishment। और इस प्रोसेस में हम इक्विलिब्रियम का स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके कॉजेज क्या है, रीजंस क्या है, उसके एडजस्टमेंट प्रोसेस क्या है, हम उसका स्टडी नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं? डायरेक्ट हम इक्विलिब्रियम का स्टडी करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। बट द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट इज स्टडीड विच इज रिप्रेजेंटेड एज AD इज इक्वल टू AS। हम इसमें डायरेक्ट किसका स्टडी करने वाले हैं कि AD इज इक्वल टू AS। AD ने इंटरसेक्ट किया AS को, एग्रीगेट डिमांड कर्व ने एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया, और दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी। हम इस चीज का स्टडी करने वाले हैं। हम क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज का इसमें स्टडी नहीं करने वाले। आप देख सकते हैं ये डायग्राम है। वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड ली है, और एक्स एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट लिया है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है कीन्स का। ये देख सकते हैं आप, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो कि 45 डिग्री लाइन होता है। इसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। और ये है एडी कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। आप देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व ने एएस कर्व को कहां इंटरसेक्ट किया है? वो इंटरसेक्ट किया है उसने ई बिंदु पर। आप देख सकते हैं ई बिंदु पर उसने इंटरसेक्ट किया है, और ई बिंदु पर ही हमारा स्टैटिक मैक्रो का इक्विलिब्रियम होता है। और ये ई बिंदु ही हमारा क्या कहलाएगा? स्टैटिक मैक्रो इक्विलिब्रियम या स्टैटिक मैक्रो। क्यों? क्योंकि हम ये ई बिंदु पर कैसे पहुंचे, व्हाट इज द प्रोसेस, हम उस चीज का स्टडी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट ये कहने वाले हैं एडी इंटरसेक्ट्स एएस कर्व, दैट्स व्हाई ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये है हमारी स्टैटिक मैक्रो। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिस्टिक्स। तो कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं हम। जैसा कि इसका नाम ही है कंपैरेटिव। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो दो स्टैटिस्टिक पॉइंट होंगे उनका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसी को हम कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक कहेंगे। ये रहेगी मैक्रो स्टैटिक ही, लेकिन इसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देखिए, कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय ओपनहीमर इन 1916। सबसे पहले ओपनहीमर ने 1916 में कंपैरेटिव स्टैटिक या मैक्रो स्टैटिक वर्ड्स का या टर्म्स का यूज किया था। इट कंपेयर्स डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट्स। और इसमें हम क्या करने वाले हैं? 2 डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट्स को हम कंपेयर करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, और उसी को हम कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक कहने वाले हैं। इट कंपेयर्स न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट्स ड्यू टू चेंजेस इन कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, y बराबर C+I। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि 2 इक्विलिब्रियम कंडीशंस की हम इसमें क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकलेंगे इसमें, और दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का हम क्या करेंगे? इसमें कंपैरिजन करेंगे। हम सभी जानते हैं y बराबर C+I होता है इक्विलिब्रियम में। अभी हम उसको देखते हैं डायग्राम में। इट कंपेयर्स द एंटीसिपेटेड एंड एक्चुअल इक्विलिब्रियम। और ये क्या करता है? ये एंटीसिपेटेड और एक्चुअल जो इक्विलिब्रियम होता है उनका कंपैरिजन करता है इसमें। तो देखिए, फिर वही वाई एक्सिस पे एएस बराबर एडी कर्व है हमारा, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व, और एक्स एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट लिया है। हम सभी जानते हैं कि जहां एडी कर्व इंटरसेक्ट करता है एएस कर्व को, वहां इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होता है। तो इकोनॉमी का जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है वो कहां है? ई बिंदु पे, इस जगह, ये वाला पॉइंट, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि एएस और एडी कर्व सबसे पहले यहीं काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, यहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे AD1 कैसे आया। ये AD1 कैसे आया, उसके लिए देखिए
मैं ले चलता हूं इधर थोड़ा आपको साइड में। हम जानते हैं एडी बराबर होता है सी प्लस आई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज द समेशन ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मान लीजिए, सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है उसमें। जैसे ही इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो एडी आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा माइनस डेल्टा आई। डेल्टा क्या है, डेल्टा हमेशा चेंज को दर्शाता है। इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमिक्स में डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज। और ये माइनस साइन आ गया, इसका मतलब क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कैसा चेंज, चेंज दो प्रकार का हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है। तो यहां माइनस डेल्टा आई का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम क्या कहने वाले हैं, पहले एडी था, एडी बराबर सी प्लस, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और इन्वेस्टमेंट में कमी के कारण क्या हुआ, एडी हो गया, नया एडी क्या हो गया, एडी वन इज इक्वल टू सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई। ये माइनस डेल्टा आई क्या बता रहा है, माइनस डेल्टा आई बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट में कमी हो गई। अब हम जानते हैं कि जैसे ही एडी में से माइनस डेल्टा आई घटाएंगे तो क्या होगा, एडी डिक्रीज हो जाएगी, एडी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि आई किसका पार्ट है, एडी का, और आई डिक्रीज होगी तो एडी भी डिक्रीज होगी, और आई इंक्रीज होगी तो एडी भी इंक्रीज होगी। हम सभी जानते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों में, कि दोनों या तो एक साथ इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, दोनों एक साथ, तो इसी को हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहां आई के डिक्रीज होने से एडी भी क्या हो गया, हमने हमारे एग्जांपल में क्या किया, आई डिक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ, वैसे ही एग्रीगेट डिमांड भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ये डिक्रीज होगी तो देखो ये क्या होगा, जैसे ये डिक्रीज होगी ये हमारा एडी कर्व था नीचे पैरेलल शिफ्ट होकर, ध्यान रखना पैरेलल शिफ्ट होगा। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है इन दोनों के बीच की दूरी इक्वल होगी। क्यों होगी सर, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने हमारे कॉन्सेप्ट में आई बराबर आई ए लिया है। आई ए का मतलब सर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया है, और ऑटोनोमस जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसलिए आई जो हम डिक्रीज कर रहे हैं उससे पूरा का पूरा एडी कर्व शिफ्ट होगा, किधर, नीचे की साइड में शिफ्ट होगा और पैरेलल शिफ्ट होगा, यानी कि इन दोनों जो लाइंस के बीच में डिफरेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो पहले हम कहां थे, ई बिंदु पे, अब हम कहां आ गए हैं, E1 बिंदु पर। क्यों आ गए E1 बिंदु पर, क्योंकि नया जो AD1 वक्र है उसने AS कर्व को कहां इंटरसेक्ट किया है, E1 बिंदु पर। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया है हमारा, E1 बिंदु। तो ध्यान दे, कंपैरेटिव मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में क्या है, ये भी मैक्रो स्टैटिक पॉइंट है E बिंदु, ये E1 भी मैक्रो स्टैटिक पॉइंट है। तो फिर कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक क्या है, कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक में हमने इस चीज का कंपैरिजन किया है कि E बिंदु से हम E पॉइंट से E1 पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो नेशनल इनकम जो पहले Y थी अब घटकर कितनी हो गई है, डिक्रीज होकर कितनी हो गई है, Y1। पहले कितनी थी नेशनल इनकम, देखिए O से लेकर Y तक। अब जैसे ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट E पॉइंट से E1 पॉइंट की ओर आए हैं, वैसे ही हमारा क्या हुआ है, नेशनल इनकम डिक्रीज होकर OY1 हो गया है। तो ये जो कमी हुई है, ये जो डिक्रीज हुई है नेशनल इनकम, ये हमने इसका क्या किया है, कंपैरेटिवली स्टडी किया है। तो E पॉइंट का हमने और E1 पॉइंट का हमने क्या किया, कंपैरिजन। दोनों स्टैटिक पॉइंट है, जैसे हम एक फोटो खींचते हैं, E और E1 ये हमने एक फोटो खींची है दोनों की, और इन दोनों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, तो ये मैक्रो स्टैटिक्स में जाएगा। तो ये है मैक्रो स्टैटिक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है मैक्रो डायनेमिक्स। हम सभी जानते हैं इकोनॉमी हमेशा डायनेमिक ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ भी कांस्टेंट पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने इतनी देर जो स्टैटिक उसका स्टडी किया, मैक्रो स्टैटिक, उसका मतलब क्या था, वो हमने एक पिक्चर के रूप में उसका स्टडी किया है। अब हम उसका एक तरह से वीडियो के रूप में स्टडी करने वाले हैं। जैसे वीडियो कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसमें फ्रेम्स होते हैं, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो ऐसे ही हमारा मैक्रो डायनामिक्स है, क्योंकि इकोनॉमी में वेरिएबल्स कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं। तो देखिए, दिस एनालिसिस
स्टडीज डायनेमिक इकोनॉमी। इस मैक्रो डायनेमिक्स में हमेशा हम इकोनॉमी के डायनेमिक पार्ट का स्टडी करते हैं। देयर इज ए कंटिन्यूअस चेंज इन द वेरियस वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इनकम एटसेट्रा। और हम इकोनॉमी में जो कंजप्शन में चेंजेस आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनका हम क्या करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं। इट स्टडीज द कंटिन्यूअस चेंजेस एंड एडजस्टमेंट प्रोसेस इन द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। और इस टॉपिक में, मैक्रो डायनेमिक्स वाले टॉपिक में, हम देखेंगे कि एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो हम जाते हैं तो क्या प्रोसेस रहती है। इट इज कंसिडर्ड टू बी ए सीरीज ऑफ चेंजेस थ्रू द मल्टीप्लायर प्रोसेस। और इसे मल्टीप्लायर प्रोसेस के थ्रू समझा जाता है। अब देखिए फिर से, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड कर्व है। यहां हमने एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम ली है। हम देख सकते हैं इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारा ई पॉइंट पे है। अभी अभी हमने इसको स्टडी किया था, इनिशियल इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे है। और नेक्स्ट जो हमारा इक्विलिब्रियम हुआ था, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम किस कारण से हुआ था, इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज के कारण। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ था, हम कहां आ गए थे, E1 पॉइंट पे। तो ये तो हमारा क्या था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और स्टैटिक हमने इसको स्टडी किया था। अब फिर डायनामिक क्या है, डायनामिक में हम इस चीज का स्टडी करने वाले हैं कि ये जो नेशनल इनकम Y से Y1 हुई है, इसके रीजंस क्या है, इसके रीजंस क्या है, इसकी प्रोसेस क्या रही कि जिसके कारण ये Y से Y1 पे पहुंच गए और E से E1 पे पहुंच गए। इसी को हम मैक्रो डायनेमिक्स कहते हैं। चलो मैं इसको समझाता हूं आपको, चलते हैं हम इसको समझने के लिए। तो देखिए होगा क्या, शुरुआत में हमारा एडी है C+I। हम सभी जानते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हमने कहा सपोज इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि माइनस डेल्टा आई। तो नया AD1 क्या हो जाएगा, नया AD1 हो जाएगा C+I माइनस डेल्टा आई। अब देखो होता क्या है, जैसे ही माइनस डेल्टा आई होता है, जितना इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है, सेम उतना ही नेशनल इनकम डिक्रीज होता है फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट स्टेज पे, जो मल्टीप्लायर प्रोसेस की स्टेज होती है, जो मैं आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या होती है। उसमें फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, जितना इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तुरंत क्या होगा, नेशनल इनकम भी उतनी डिक्रीज हो जाएगी। और फिर जैसे ही नेशनल इनकम डिक्रीज होगी, सेकंड स्टेज में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट तो क्या हो गया, फिनिश हो जाएगा। इंपैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां फिनिश हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा यहां पे, यानी कि जितना डेल्टा आई हुआ डिक्रीज, उतना ही नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां से एक नया इंपैक्ट स्टार्ट होगा, कौन सा, कंजप्शन वाला। तो देखिए ये वाई इधर आ जाएगा। जितनी इनकम घटेगी, हम सभी जानते हैं इनकम और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। हमारी इनकम घटती है तो हम कंजप्शन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जैसे ही इनकम घटेगी, नेशनल इनकम घटेगी, वैसे ही तुरंत क्या होगा, कंजप्शन भी घट जाएगा। कंजप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही नेशनल इनकम डिक्रीज होगी, कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही कंजप्शन डिक्रीज होगा, क्या होगा, फिर से कंजप्शन, हमने अभी अभी देखा AD = C+I होता है। तो I डिक्रीज हो या C डिक्रीज हो, दोनों ही केस में क्या होगा, AD डिक्रीज होगा, क्योंकि C भी पार्ट है I का, AD का। तो जैसे ही कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे, AD फिर से डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए यहां हमने C को डिक्रीज किया तो AD हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जैसे ही AD डिक्रीज होगी, फिर क्या होगा, नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही फिर से नेशनल इनकम डिक्रीज होगी, कंजप्शन डिक्रीज होगा, कंजप्शन डिक्रीज होगा, फिर से AD डिक्रीज होगी। इस प्रकार से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक कि कंजप्शन का इंपैक्ट फिनिश नहीं हो जाता, जब तक कि आपका ये कंजप्शन जो इंपैक्ट है, ये इनकम इफेक्ट चालू हुआ है, ठीक है, और जो ये आपका इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट चालू हुआ है, उसकी प्रोसेस जब तक फिनिश नहीं हो जाती, ये प्रोसेस चलती रहेगी। और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, ये AD1। तब जाकर, ध्यान देना, हमने अभी अभी क्या देखा, AD से AD1 पर हम कैसे पहुंचे। मैं इसको डायग्राम में ले चलता हूं। आप देख सकते हैं हम E बिंदु पे थे,
ई बिंदु से हम इवन बिंदु पर कैसे आए? सबसे पहले ये आई है, ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ, एरो नीचे की तरफ है, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ। जैसे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ, नेशनल इनकम भी डिक्रीज हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो जैसे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है, नेशनल इनकम डिक्रीज होगी और यहां इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट फिनिश हो जाएगा। फिर कौन सा इंपैक्ट चालू हो जाएगा? कंजप्शन वाला। तो नेशनल इनकम डिक्रीज होगी, तो इनकम डिक्रीज होती है तो हमारा कंजप्शन भी डिक्रीज होता है, ये कंजप्शन डिक्रीज हुआ। कंजप्शन पार्ट किसका है? एडी का, क्योंकि हमने देखा वाई एडी बराबर सी प्लस आई होता है ना, एडी बराबर सी प्लस आई। तो जैसे ही कंजप्शन डिक्रीज होगा, इनकम फिर से डिक्रीज हो जाएगी और फिर से इनकम डिक्रीज होगी, फिर कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा और आगे ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक कि ये इम्पैक्ट मल्टीप्लायर का जो इम्पैक्ट है वो फिनिश नहीं हो जाता। जब तक ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट चलता रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी और फाइनली हम कहां पहुंचेंगे? ये सारा स्टोरी क्या है? हम ई बिंदु से E1 बिंदु पर पहुंचने की प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं। हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे? हम Y से Y1 बिंदु पर पहुंच जाएंगे। हम कहां जाएंगे? पहले जो नेशनल इनकम OY थी, अब वो डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी? OY1। तो यही मैक्रो डायनेमिक्स है। मैक्रो डायनेमिक्स और मैक्रो स्टैटिक में डिफरेंस क्या हुआ? मैक्रो स्टैटिक तो E और E1 पॉइंट का कंपैरिजन करता है कि E पर नेशनल इनकम OY है, E1 पर नेशनल इनकम OY1 है। जबकि मैक्रो डायनेमिक्स क्या करता है कि हम E पॉइंट से E1 पॉइंट पर कैसे आए, उसकी प्रोसेस क्या रही, Y से Y1 जो नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही है उसकी प्रोसेस क्या रही, उसके रीजंस क्या रहे, उसके कॉजेज क्या रहे, उन सब का हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? मैक्रो डायनेमिक्स। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।